बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम एमडी कैट की बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिवीज़न जो कि रिप्रोडक्शन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 1 होगा। एमडी कैट का इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है, जिसका कोर्स कंटेंट अगर हम देखें आपके सामने है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें हमने देखना है इन डिटेल विद रेफरेंस टू एमडी कैट एमसीक्यूज़ एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एसटीडीज़ यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये 3 से 4 लेक्चर्स में हम इस पूरी डिवीज़न को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी एमसीक्यूज़ की बेस पर सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा जो लेक्चर है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम या किसी भी ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम सबको पता है डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं एक सिमेट्री के साथ जुड़े होते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन सिस्टम है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके सबसे पहले हम देखते हैं जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं। गोनेड्स, जो कि मेल गोनेड्स टेस्टिस को कहा जाता है, पेयर की फॉर्म में है। और इसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो कि गोनेड से स्पर्म्स को लेके जाती हैं फ्रॉम टू द पीनस या कपुलेटरी ऑर्गन की तरफ। इसी तरह से एक्सेसरी ग्लैंड हैं जो कि उस स्पर्म को नरिशमेंट के लिए, उस स्पर्म को अलाइव करने के लिए, उस स्पर्म का जो मटेरियल बढ़ाने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और ये एक्सेसरी डक्ट्स में ही दरमियान में आते हैं। इसके अलावा जो लास्ट पोर्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है पीनस या फिर मेल कपुलेटरी ऑर्गन, जिसके ज़रिए से मेन रिप्रोडक्टिव जो फंक्शनिंग है मेल की वो होती है और उसके साथ साथ यूरिनेशन का प्रोसेस भी इसी के ज़रिए से होता है। तो चलते हैं 1 बाय 1 इन डिटेल। पहले सबसे गोनेड्स हम कहते हैं किसे, टेस्टिस को, जो कि इन द फॉर्म ऑफ पेयर मौजूद है मेल के अंदर। और जो टेस्टिस हैं वो इन बिटवीन द लेग्स पड़े हुए हैं और बॉडी से बाहर सस्पेंडेड हैं। और टेस्टिस की जो स्किन है उसको हम बेसिकली कहते हैं सक्रोटम। तो ये जितने भी हमने ग्रीन पॉइंट्स लिखे हैं दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमडी कैट या एमसीक्यूज़ के लिए, जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो स्किन पाउच टेस्टिस का क्या है, सक्रोटम। और उसके अंदर ईच टेस्टिस जो है ए पेयर की फॉर्म में है तो हर एक टेस्टी के अंदर 250 to 300 लोब्यूल्स पाई जाती हैं। कन्वोलेटेड लोब्यूल्स की फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं और हर एक स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। ये वो साइट है जो कि मेनली स्पर्म्स की फॉर्मेशन करती है। दैट्स वाई हम कहेंगे साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिकली जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की डिवीजन होती है। आफ्टर डिवीजन वही सेल्स क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम की फर्दर जो मैच्योरेशन या फर्दर डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होगी तो वो स्पर्मेटोगोनियम जो मैच्योर स्पर्म बनेगा। और इसमें एक जो पॉइंट है विद रेफरेंस टू एमसीक्यू कि स्पर्मेटोगोनियम की जो फॉर्मेशन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, या मेल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में या जर्मिनल एपिथेलियल लेयर जो है ये किस हार्मोन से कंट्रोल होती है। तो उसका मतलब है, उसका जवाब है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि बेसिकली कहाँ से सिक्रेट होता है,
जी बिल्कुल, एंटीरियर पिट्यूटरी से इसने सिक्रीट होना है और इसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। यानी कि इसने मेल के गोनेड्स को जाके, ट्रॉफिक हार्मोन है तो मेल के गोनेड्स को जाके स्टिमुलेट करना है फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन या फॉर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन। अच्छा, दूसरा टेस्टिस के अंदर एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी है, इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इनको दूसरा नाम हम क्या देते हैं, लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स। और इसी के अंदर बेसिकली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अगर देखें कि जो एंडोक्राइन सेल्स हैं टेस्टिस के अंदर, गोनेड्स जो हैं, इसमें एंडोक्राइनल सेल्स कौन से हैं, वो हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिन्होंने एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करना है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और इसकी नेचर अगर आपसे पूछी जाए तो टेस्टोस्टेरोन की नेचर क्या है, स्टेरॉइड नेचर। ये स्टेरॉइड नेचर का एक हार्मोन है। और इस टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को कौन सा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट हो सकता है। ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कहाँ से सिक्रेट होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और वहाँ से ये टेस्टिस की जो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करेगा। इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा। ओके, नेक्स्ट जो टेस्टिस के अंदर स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, सर्टलाइज सेल्स। सर्टलाइज सेल्स, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं नर्स सेल। तो जिस तरह से नर्स का काम होता है अपने पेशेंट की केयर करना, अपने पेशेंट को रेगुलर इंटरवल्स के बाद मेडिकेशन उसकी चेक करना, तो इसी तरह से सर्टलाइज सेल या नर्स सेल्स का भी काम ये है कि जो स्पर्म की प्रोडक्शन है उसकी केयर करना, उसको कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा स्पर्म प्रोडक्शन या बहुत कम स्पर्म प्रोडक्शन को रोकना, और इस तरह से स्पर्म प्रोडक्शन की जो कंट्रोल सिस्टम है वो आप कह सकते हैं सर्टलाइज सेल्स की वजह से है। और ये किस तरह से कंट्रोल करता है, विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइम हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन। ओके, तो नेक्स्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है एक्सेसरी डक्ट्स, जिनके ज़रिए से स्पर्म्स ने यहाँ से बन के थोड़ी देर के लिए स्टोर हो के अपनी नोरिशमेंट लेके तो यहाँ से जाना है टुवर्ड्स द कपुलेटरी ऑर्गन। तो वो जिन डक्ट्स के ज़रिए से जाएगा उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सेसरी डक्ट्स, जो कि हेल्प कर रही हैं ट्रांसपोर्टेशन में स्पर्म की। तो एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहले हमने लिखा है स्पर्मेटोजोआ, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनी हैं। वो स्पर्मेटोजोआ कहाँ जाएंगे, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस जो है ये कन्वोलेटेड पोर्शन है, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी अभी देखते हैं, जहाँ से जो स्पर्म्स हैं वो मैच्योर होते हैं फर्दर स्पर्मेटोजोआ, और थोड़े से मैच्योर होके फिर छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स। ठीक है, जैसे वेन्यूल्स होती हैं, इसी तरह से इफरेंट डक्ट्यूल्स हैं। इसके ज़रिए से ये जाएंगे स्पर्म डक्ट का जो मेन प्रॉक्सिमल पार्ट है जिसको हम कहते हैं एपिडिडिमस, जो कि वाज एफरेंस भी कहलाता है। और ये प्रॉक्सिमल पोर्शन स्वेलन पोर्शन है मेन स्पर्म डक्ट का, एक स्टार्टिंग पोर्शन जिसे हम एपिडिडिमस कह रहे हैं। यहाँ पे स्टोर होंगे स्पर्म्स और मज़ीद मैच्योर होंगे, और उसके बाद स्टोर होने के बाद एपिडिडिमस से निकलेंगे और मेन स्पर्म डक्ट जिसको हम क्या कह रहे हैं, वास डिफरेंस, इसके अंदर आ जाएंगे। और वास डिफरेंस के अंदर जब स्पर्म आएंगे, यहाँ से ये एक डक्ट के ज़रिए से एक्सेसरी ग्लैंड के पास जाएंगे जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल, जो कि पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं ये ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल। और सेमिनल वेजिकल से ये थोड़ा बहुत नरिशमेंट लेंगे, उसमें से फ्लूइड लेंगे और यहाँ से निकलेगी एक डक्ट, उस डक्ट को हम कहेंगे एजैकुलेटरी डक्ट। तो ये वास डिफरेंस की आप लोकेशन देखें तो आप कहेंगे एपिडिडमस और सेमिनल वेजिकल के इन बिटवीन जो एक डक्ट है उसे हम कहते हैं वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। और सेमिनल वेजिकल से ओरिजिनेट होने वाली जो डक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, एजैकुलेटरी डक्ट। और स्पर्म इसके अंदर आ जाएंगे बाद में। एजैकुलेटरी डक्ट के बाद फिर जो स्पर्म है एक नेक्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड में जाएंगे जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड।
अब प्रोस्टेट ग्लैंड की जो लोकेशन है वो अगर हम देखें तो जस्ट बिलो द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और सबसे बड़ा ग्लैंड है यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम देखें प्रोस्टेट ग्लैंड से एक जो डक्ट निकलती है स्पर्म लेके, उसे हम कहेंगे एजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पर भी एजैकुलेटरी डक्ट है, यहाँ पर भी एजैकुलेटरी डक्ट है। एजैकुलेटरी डक्ट फिर बाद में जाएगी एक एक्सेसरी ग्लैंड कॉपर्स ग्लैंड के पास, यहाँ पर वो स्पर्म को कुछ नरिशमेंट देंगे कॉपर ग्लैंड, और जिसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल। और यहाँ से जो डक्ट निकलेगी उसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। इन अदर सेंस यू कैन से कि जो एजैकुलेटरी डक्ट है वो कॉपर ग्लैंड से होती हुई यूरिथ्रा के साथ मिल जाती है। यूरिथ्रा को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यानी कि इसी के ज़रिए से यूरिन होना है और जब स्पर्म ने निकलना है बॉडी से बाहर वो भी यही सेम कॉमन ओपनिंग है, अलग-अलग से ओपनिंग नहीं होती, यूरिथ्रा के ज़रिए से जाएगा। तो एक ये सिंपल सा फ्लोट चार्ट है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बने रेटी टेस्टिस में आए, इफ्रेंट डक्ट्यूल्स के ज़रिए से एपिडिडमस में गए, स्पर्म डक्ट मेन वैज डिफरेंस के पास आए, सेमिनल वेजिकल से फ्लूइड लिया, फिर डक्ट जो है एजैकुलेटरी डक्ट इसके पास आए, प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ फ्लूइड लिया, फिर एजैकुलेटरी डक्ट में आए, एजैकुलेटरी डक्ट से फिर कॉपर ग्लैंड से होते हुए यूरिथ्रा के ज़रिए से ये स्पर्म जो है पेनस के अंदर और पेनस के ज़रिए से ये बॉडी से बाहर एजैकुलेट हो जाएंगे ड्यूरिंग कपुलेटरी एक्शन। तो ये एक सिंपल सा फ्लोट चार्ट था जिसमें हमने देखा है रेटी टेस्टिस, इफ्रेंट डक्ट्यूल्स, एपिडिडमस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट और उसके बाद यूरिथ्रा। ये वो रास्ता है, ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जिसके ज़रिए से स्पर्म्स जो है वो मूव करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसके बाद अभी हमने एक सिंपल सा कंपैरेटिव चार्ट बनाया है एक्सेसरी ग्लैंड का, जो कि थर्ड पोर्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक्सेसरी ग्लैंड याद रखिएगा ये मेनली एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं, एक्सोक्राइन नेचर। और इसकी 3 टाइप्स अभी ऊपर हमने पढ़ी है, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेजिकल जो हैं ये इसकी लोकेशन बेस अगर हम बात करें तो ये होते हैं वास डिफरेंस के बिल्कुल एंड पे और एजैकुलेटरी डक्ट के बिल्कुल स्टार्ट पे। टर्मिनल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस कहेंगे, ठीक है, और इसी तरह से स्टार्ट पोर्शन ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन अगर हम देखें तो जस्ट बिलो द ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होंगे। और इसी तरह से कॉपर्स ग्लैंड जो हैं ये बिल्कुल यूरिथ्रा के स्टार्टिंग एंड पे होंगे और एजैकुलेटरी के जो टर्मिनल पोर्शन पे होंगे। सेमिनल वेजिकल पेयर फॉर्म में होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, और जो 60% स्पर्म के अंदर नोरिशमेंट के लिए जो फ्लूइड होता है वो बेसिकली सेमिनल वेजिकल से होता है। इसी तरह से और ये जो सेमिनल वेजिकल हैं ये सीमन को या स्पर्म को फ्रुक्टोज देता है, शुगर जो मॉलिक्यूल्स, और उसके साथ एक एंजाइम होता है वेजिकुलेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है वेजिकुलेज। ये एक्चुअली स्पर्म की मोटिलिटी को इन्हांस करता है, इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ते हैं। स्पर्म मोटाइल होंगे, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे डेफिनेटली। और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अनपेयर्ड है और जो 100 में से 30% सिक्रीशन है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से, और ये सिक्रीट करता है सिट्रेट और इसके बाद हेल यूरोनाइडेज एंजाइम सिक्रीट करेगा। एंड देन कॉपर्स ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं इसे, बिल्कुल, और पेयर्ड फॉर्म में है ये भी, और 10% या लेस देन 10% सिक्रीशन इसकी होगी। म्यूकस सिक्रीट करेगा ये और एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करेगा, जिससे जो सीमन की न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर बनाई है। ये जितने भी हिस्से हमने इधर देखे हैं उनको हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा टेस्टिस, पेयर की सूरत में ये टेस्टिस हैं और इसकी आउटर कवरिंग जो है इसे हम कह रहे हैं सक्रोटम। सक्रोटम, ये जो कवरिंग है, स्किन है सक्रोटम, और उसके बिल्कुल अंदर
ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं विद रेड कलर हमने लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर क्या होना है, जर्मिनल एपिथेलियन डिवाइड करना है और यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होनी है। ये इधर स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पर होनी है। इसके बाद आप देखिए विद ब्लू कलर जो मैंने बनाया है, इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके दरमियान में ये जो सेल्स हैं विद ब्लू कलर, इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं और उसी की वजह से फिर स्पर्म प्रोडक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बढ़ती है। इंटरस्टिशियल सेल्स ने और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वजह से यहाँ पर स्पर्म जो बनते हैं, ये स्पर्म सबसे पहले कहाँ आते हैं, ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में, जो कि मैंने बनाई हैं विद ब्लू कलर, जिसे हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के अंदर आके थोड़े से स्पर्म मैच्योर होंगे, यहाँ से ये छोटी छोटी जो डक्ट्स निकल रही हैं, इन्हें हम कहते हैं, ये जो नाम दिया था हमने, इफ्रेंट डक्ट्यूल्स। ये इफ्रेंट डक्ट्यूल्स के ज़रिए से कहाँ चले गए, एपिडिडमस में। एपिडिडमस जो है ये मेन एक कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं जो कि स्पर्म को स्टोर कर रही हैं और यहाँ से स्पर्म डक्ट के ज़रिए से ये निकलेगा बाहर इस टेस्टिस से। तो ये जो सबसे पहले स्वेलन पोर्शन है, एपिडिडमस है, यहाँ से ये जो डक्ट निकली है, इस डक्ट को हम कहते हैं वाज डिफरेंस, या इसी को हम यहाँ पर टर्मिनल पोर्शन जो ब्लैडर के पास है, इसे हम कहेंगे स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट या डक्टस डिफरेंस भी कहेंगे। तीसरा नाम इसका क्या हो सकता है, डक्टस डिफरेंस, स्पर्म डक्ट या वाज डिफरेंस। यहाँ से स्पर्म अब आए और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते हुए सेमिनल वेजिकल, इसमें यहाँ पर रास्ते में ये ग्लैंड आ गया, इसने अपना फ्लूइड दिया। यहाँ से आगे जो डक्ट निकल रही है, ये देखिए, इसे हमने नाम दिया इजैकुलेटरी डक्ट। डक्ट वही है लेकिन उसकी लोकेशन की बेस पर उसका नाम हमने रख दिया है, क्योंकि यहाँ से आगे ये सीमन जो है या स्पर्म ने इजैकुलेट होना है। तो इजैकुलेटरी डक्ट सेमिनल वेजिकल से आगे से स्टार्ट होती है, तो ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है। इजैकुलेटरी डक्ट ये देखें किसके साथ मिल रही है, जाके ये यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिथ्रा निकल रहा है, इसके अंदर जाके टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो इजैकुलेटरी डक्ट सबसे पहले किससे मिलती है, ये देखें प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन भी इसी के अंदर आती हैं। उसके बाद इसके साथ ही ये सराउंड किया होता है यूरिथ्रा को कॉपर्स ग्लैंड, यूरिथ्रा को सराउंड किए होता है कॉपर्स ग्लैंड। तो कॉपर ग्लैंड की सिक्रीशन इसमें जाएगी। उसके बाद फिर ये यूरिथ्रा के अंदर स्पर्म जाएंगे, जो कि उसके ऊपर मेन पेनस है, मेन कपुलेटरी ऑर्गन जिसे हम कह रहे हैं, और उसके अंदर छुपा हुआ है यूरिथ्रा विद ब्लू लाइन। और इसकी जो स्किन है, जो आउटर स्किन है इसके टॉप मोस्ट पार्ट की, उस स्किन को हम कहते हैं प्रीप्यूस। ये सेंसिटिव स्किन होती है और ये हेड रीजन आप कह लें, इसका जो मेन हेड रीजन है ये है ग्लैनस पीनस या ग्लैंस पेनस। तो मेन कपुलेटरी ऑर्गन, उसकी जो सेंसिटिव स्किन है ऊपर, उसे प्रीप्यूस, और हेड रीजन को ग्लैंस पेनस, और उसके अंदर छुपा हुआ है यूरिथ्रा। इसी यूरिथ्रा के ज़रिए से यूरिनेशन भी होनी है, और जब स्पर्म ने आना है स्पर्म भी इसी के ज़रिए से जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम यूरिनेशन और स्पर्म एजैकुलेशन नहीं होती, एक टाइम में एक काम होगा। तो ये एक रफ सी हमने स्ट्रक्चर बनाई है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया है। ओके, तो नेक्स्ट अभी हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, लेकिन अभी इसमें एक फ्लो चार्ट बना के विद रेफरेंस टू एमसीक्यूज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और उसके बाद है एफएसएच, देन एलएच या आईसीएसएच, टेस्टोस्टेरॉन और इनहिबिन। ये हार्मोन्स हैं टोटल जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए हम देखेंगे वन बाय वन। रिलीज्ड फ्रॉम, जो ये हार्मोन है कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर है। तो हम सबको पता है रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस से। और एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से,
LH या ICSH ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो हैं टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस के अंदर, उनसे ये सिक्रेट होता है। और इनहिबिन अभी हमने देखा सटलाइज सेल्स या कि नर्व सेल जो हैं ये इस इनहिबिन को सेक्रेट करते हैं। देन इसकी नेचर हम देखें तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है या रिलीजिंग हार्मोन, उसकी नेचर क्या है? पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। FSH जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। इसी तरह से LH जो है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। जो टेस्टोस्टेरोन है ये स्टेरॉइड इन नेचर है। इसी तरह से इनहिबिन प्रोटीन इन नेचर हार्मोन है। और अगर इसका रोल देखें, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर का काम ही है किसी दूसरे ग्लैंड को जाकर रिलीज़ करवाना उसके हार्मोन, तो मेनली ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की रिलीज़ का सबब बनता है। तो FSH और LH की सिक्रीशन या इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जो है मेनली गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, उसको रिलीज़ करवाएगा ये वाला हार्मोन। और इसी तरह से FSH क्या करेगा? फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। तो मेल के अंदर फॉलिकल कौन से हैं? मेल के अंदर वो जो फॉलिकुलर सेल्स जिन्होंने बाद में स्पर्म फॉर्मेशन में हिस्सा लेना है या स्पर्म बनाने हैं, तो इसी तरह हम कहते हैं स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को और सर्टलाइज सेल्स को, क्योंकि सर्टलाइज सेल्स स्टिमुलेट होंगे, इसकी वजह से उस स्पर्म की नरिशमेंट होगी और उसके अलावा स्पर्म काउंट को कंट्रोल किया जाएगा। तो LH जो है इसका क्या काम है? ये स्टिमुलेट करेगा लीडिंग सेल को ताकि वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवा सके। इंटरस्टिशियल सेल को LH की वजह से पैगाम जाना है कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करो। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं विद रेफरेंस टू स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन जो कि स्टेरॉइड इन नेचर हार्मोन है, इसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवानी है ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, जिसने बाद में जाके स्पर्म बनना है। तो इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, स्पर्म की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स जो हैं, आवाज़ का भारी होना, ये बियर्ड का आना, ये इसके अलावा बॉडी के ऊपर जो बाल हैं, हेयर्स हैं, उसकी डेवलपमेंट वो सारे भी हैं। मसल की डेवलपमेंट ये भी करवाएगा। लेकिन यहाँ पर विद रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कहेंगे कि ये जर्मिनल एपिथेलियम की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाएगा। और उसके बाद इनहिबिन का क्या काम है? बेसिकली इनहिबिट कर रहा है ये किसकी सिक्रीशन को? FSH की सिक्रीशन को, क्योंकि FSH की सिक्रीशन जो है उसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है तो FSH की सिक्रीशन को स्टॉप करवा देगा। अगर लो हो रही है तो लो तो नहीं, सिंपली FSH की सिक्रीशन को इनहिबिट करवा के इस तरह से कंट्रोल करेगा स्पर्म काउंट को, स्पर्म की प्रोडक्शन को एट नॉर्मल रेट, कि बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये एक फ्लो चार्ट हमने देखा। इसके बाद अभी हमने सिंपल सा ये लिखा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं, उसमें स्पेसिफिकली ओजेनेसिस भी आ जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे ही एक बेबी बॉय पैदा होता है, जस्ट आफ्टर बर्थ, तो उसके जो बहुत सारे टेस्टिस में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये जस्ट आफ्टर बर्थ और पबर्टी, बर्थ नहीं, यहाँ पर पबर्टी लिखना था, पबर्टी के बाद ये क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटोगोनियम, और इनकी फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो स्पर्मेटोगोनियम जो है ये दो तरह के होंगे, टाइप A और टाइप B, जो कि ल्यूमन पे पड़े होंगे सेल के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में। टाइप A जो सेल हैं ये फर्दर माइटोसिस में चले जाते हैं, इसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती। टाइप B जो है ये दोबारा से स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हिस्सा लेते हैं। यानी कि सिंपल हम कहेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा? सबसे पहले जस्ट आफ्टर बर्थ जो बेबी बॉय है उसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो बहुत सारे होंगे। जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी वो जो जर्म सेल्स हैं वो थोड़े से डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं, स्पर्मेटोगोनियम बन जाएंगे। अब स्पर्मेटोगोनियम दो तरह के हैं, टाइप A को, एक को हमने कह दिया, एक को हमने टाइप B कह दिया। टाइप A जो है वो दोबारा से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही रहेंगे और माइटोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो टाइप B है ये फर्दर मियोसिस में जाएंगे कुछ सेल्स। तो टाइप B इसका मतलब है क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रॉपर स्पर्म की फॉर्मेशन में ये हिस्सा लेंगे। तो हमने कहा टाइप B जो हैं ये जब प्रॉपर ग्रो करेंगे यहाँ पर साइज़ में,
ग्रो करेंगे तो इनको हम कह देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। माइटोसिस और उसकी ग्रोथ होगी तो ये ग्रोथ के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगे, जो कि हैप्लाइड इन नंबर होंगे, 2n सॉरी डाइप्लाइड इन नंबर होंगे। और ये डाइप्लाइड इन नंबर जो हैं ये बाद में जाएंगे मियोसिस में। मियोसिस 1 होगी सबसे पहले, जो कि रिडक्शन फेज़ है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। तो ये 2n में हाफ इधर आ जाएंगे क्रोमोसोम, हाफ इधर आ जाएंगे दूसरे सेल के अंदर। और इनको जब ये M1 के बाद एंड रिज़ल्ट हमारे पास 2 सेल आए हैं, इनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये फर्दर M2 में जाएंगे, मियोसिस 2 होगी। तो मियोसिस 2 है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर जितना होता है उतना ही आगे डॉटर सेल में जाएगा। तो ये सेम कॉपी बनाएगा M2 में, ये जो है 2 सेल बना देगा, दोनों क्या होंगे n नंबर, हैप्लाइड है तो हैप्लाइड ही बनेंगे, और ये भी n इन नंबर। तो ये 4 जो स्पर्माटिड बन गए। स्पर्माटिड जो है कि ये बाद में मेचोरेशन के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी फर्दर होगी, उसके बाद 4 हैप्लाइड स्पर्म बनेंगे, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद एग या डाइप्लाइड फर्टिलाइज्ड एग में चेंज होंगे। तो हैप्लाइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 4 स्पर्म बनेंगे। और ये 4 स्पर्म जब फुली मैच्योर होंगे, सर्टिलाइज से खुराक लेंगे, फुली मैच्योर फार्म में इसकी जो स्ट्रक्चर है ये देखें इधर हमने बनाई है। एक इसका ये वाला रीजन है जिसको हम कहते हैं हेड रीजन, ये है हेड रीजन। उसके बाद ये वाला सारे का सारा रीजन जो है ये है टेल रीजन। तो 2 मेन इसके रीजन हैं। हेड रीजन की अगर बात करें तो हेड रीजन में बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस जो है नॉर्मली सरफेस एरिया ज़्यादा घेरे हुए होता है। तो ये न्यूक्लियस के साथ अगली जानिब उसका जो एक मार्जिनल एरिया है किनारे वाला बिल्कुल हेड रीजन, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम बेसिकली टॉप मोस्ट एरिया है जहाँ से एक एंजाइम सिक्रीट होता है, एक्रोसिन एंजाइम। और ये एंजाइम स्पर्म की मोटिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पर्म जितना ज़्यादा मोटाइल होगा वो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन उसके उतने ही ज़्यादा होंगे। अब इसके बाद पीछे हम टेल की तरफ जाएं तो टेल में ये एक बड़ा सा जो मिड पीस है, मिड पीस में ही यहाँ पर एक तो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स, दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे मिड पीस के पीछे यहाँ पर फ्लेजेलम है, फ्लेजेला, जिसकी वजह से स्पर्म क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। और फ्लेजेला के ऊपर एक शीट होती है जिसे हम आउटर शीट कहते हैं या फ्लेजेलिम शीट कहते हैं, और फ्लेजेला इसके अंदर छुपा हुआ होता है। तो इस तरह से ये जो स्पर्म है इसकी स्ट्रक्चर मैच्योर होके टेस्टिस में स्टोर होते हैं, एपिडिडमिस में स्टोर होते हैं, और एपिडिडमिस से आगे ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट या उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट में। अच्छा, हुआ क्या, यहाँ पर जो स्पर्म बनेगा इसको अगर हम देखें विद रेफरेंस टू सम एमसीक्यूज़ कि ये स्पर्म जो मूव करता है फीमेल ट्रैक में तो यूट्रस तक जाता है, आगे फेलोपियन ट्यूब तक जाता है। तो वो कौन सी मूवमेंट के ज़रिए से जाता है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़रिए से। इसी तरह से एक और पॉइंट है कि जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कितने स्पर्म बनाएगा, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बनाएगा। ये देखें, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है एक, तो इसने डिवाइड होके 1 2 3 4 स्पर्म बनाने। लेकिन अगर हम बात करें एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो कितने स्पर्म बनाता है, तो वो 2 है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है 1 2 इसने स्पर्माटिड या स्पर्म बनाए, और ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है जिसने आगे फर्दर 2 स्पर्म बनाए। तो इस लिहाज से ये एक छोटा सा पॉइंट है जो जहन में रखिएगा कि सेकेंडरी ने 2 स्पर्म बनाने हैं लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 4 स्पर्म बनाने। और स्पर्म की प्रोडक्शन किस टेम्परेचर पर होती है, नॉर्मली 35 डिग्री के ऊपर।
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जो 2 डिग्री कम टेम्परेचर पे ये प्रोड्यूस होंगे। और जब ये बॉडी से निकलेंगे, मेल बॉडी से इजैकुलेट होंगे, तो सिंगल इजैकुलेशन में जो सीमन की क्वांटिटी है वो 2 to 5 ml होती है नॉर्मल रेट में। नॉर्मली इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। और इसमें नंबर ऑफ़ स्पर्म जो हैं वो नॉर्मली वेरी करते हैं, लेकिन नॉर्मल जो रेंज है वो 20 मिलियन to 120 मिलियन स्पर्म्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। इससे बिलो होते हैं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं बिल्कुल।